हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए हिस्ट्री के एनसीईआरटी का क्लास 6 का तीसरा चैप्टर फ्रॉम गैदरिंग ऑफ ग्रोइंग फूड लेकर के आया हूँ, जो कि हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग के बारे में, डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ए न्यू वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट साइट विथ फंडेबल आइटम जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजी गई है, और अदर कस्टम एंड प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। और एक और टॉपिक जानेंगे, वो है दोजाली हैंडिंग के बारे में। ओके, इन सब कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट के साथ में वैरायटी ऑफ फूड्स से, जो कि आपके एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर में दिया हुआ है क्लास 6 के। तो अर्ली मैन दो तरह के फूड्स खाते थे। ओके, दो तरह से, एक था आपका वेज और एक था आपका नॉन वेज। वेज फूड वो गेट करते थे ट्री से और प्लांट्स से, ओके, और नॉनवेज फूड वो पाते थे एनिमल से, एनिमल मीट को वो खाते थे, एनिमल मीट एंड फिश से। ये दो चीज़ से वो नॉन वेज का फूड गेन करते थे और वेज से वो इसका फूड गेन करते थे। हम लोग पहले ही जानते हैं कि अर्ली मैन गैदरर और हार्डर दोनों तरह के थे। तो बाद में उन्होंने जब इन सबको पालना सीख लिया और ग्रोइंग फूड भी सीख लिया था, और उन्होंने ये भी देखा कि जिस समय इन्वायरमेंट चेंज हुआ आइस एज के बाद, जब ग्रास लैंड आया और उसके बाद से बहुत सारे ग्रास और बहुत सारे पेड़ ज़्यादा उगने लगे और हार्बीवोरस एनिमल्स की जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होने लगे। तो उनके बाद उन्होंने ये देखा कि हर एक जो वेज है, जो कि प्लांट है या फिर ट्री है, उसका उगने का समय या फिर उसका रिप होने का समय डिफरेंट होता है, और सेम टू सेम एनिमल के भी रहने का एक पर्टिकुलर जगह में यो भी डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राइस जो है वो समर में ग्रो करता है, समर में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मांगता है इन कंपेयर टू वीट आपका विंटर सीजन में किया जाता है और इसमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे हम एनिमल में देखेंगे कि शिप और जो गोट हैं, ये हिली एरिया में ज़्यादा आपके आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं इन कंपेयर टू कैटल। तो ये कुछ डिफ्रेंशिएट इन्होंने फाउंड किया था रहते हुए। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो इन्वायरमेंट के चेंज होने के बाद जब आइस एज ख़त्म हो गया और उसके बाद जब ग्रास लैंड स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे ट्रीज़ उगने लगे और ग्रास लैंड इंक्रीज़ होने लगा और हार्बीवोरस एनिमल्स भी की नंबर इंक्रीज़ करने लगे। तो उस समय अर्ली मैन ने ये नोटिस किया कि जब सीड्स ऊपर से, जब पेड़ के ऊपर से जब कोई सीड्स नीचे आकर के गिरता है ज़मीन पर, और जब उसका स्टॉल्क्स जब ब्रेक हो जाता है, उसके बाद उसमें से ही ऑटोमेटिक फिर एक न्यू ट्री भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है कुछ समय के बाद। तो इसलिए वो एक पार्टिकुलर प्लेस पर जब उन्होंने कुछ सीड्स को बोना शुरू किया और उसके बाद वो ये जान गए थे देखते देखते कि सीड्स जो हैं जो बोने के बाद कुछ समय लेते हैं उनको ग्रो करने में, तो इसलिए वो उस जगह पर रहना शुरू कर दिए। इन सीड्स को पार्टिकुलर बर्ड्स और एनिमल्स से बचाने के लिए, जो कि इसको बर्बाद कर सकते थे, इसलिए बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू किया, उसका प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने एनिमल्स को भी रेयरिंग करना शुरू किया, उन लोगों को भी टेम करना शुरू किया उन लोगों को अपने नियर में कुछ फूड्स को रख करके। जो हार्बीवोरस जो एनिमल होते थे वो उन फूड्स को देख करके उसको खाने के लिए आते थे और लगातार ये उसको फूड्स उसी जगह पर, पार्टिकुलर जगह पर ही देना स्टार्ट कर देते थे। तो ये उन
एनिमल्स का हैबिट बन गया कि अब मुझे कहीं और जाना नहीं है, मुझे यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से वो लोग फिर हम ही लोग के ही साथ में रहना स्टार्ट कर दिए। इस तरह से हमने फिर हर्डिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब बहुत सारे एक ही झुंड में आना स्टार्ट कर दिए थे। तो हम लोगों ने फिर एनिमल को भी हर्डिंग करना स्टार्ट किया, उन लोग को भी टेम करना स्टार्ट किया। और सबसे पहला जो एनिमल था जिसे हमने डोमेस्टिक बनाया था वो वाइल्ड एंसेस्टर था डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था, जिसने हमने सबसे पहले, वो जानवर था जिसे हमने सबसे पहले टेम किया था, जो कि जानवर में था, वाइल्ड जानवर में था, जो कैनिबल जानवर था, जो मांस खाने वाला जानवर था। उनमें सबसे पहले हमने डॉग को ही डोमेस्टिक बनाया था, टेम किया था। ओके, तो इस तरह से हमने फार्मिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कोई भी सीड्स है, दैट सीड विल टेक टाइम टू बी ग्रो, दैट्स व्हाई वी लिव ऑन दैट पार्टिकुलर प्लेस ऑन दैट टाइम to reap and protect the seeds from the birds and from the animals that can harm that seeds of plant. And we also put some foods nearby their houses, and the herbivores and some other animal come to eat, and then they starting to tame it also. And the first is dog, wild ancestor of dog that has been tamed firstly by the early man. Then ये आपका बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया कि फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुआ और हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुआ। तो आगे हम आते हैं डोमेस्टिकेशन में। तो किसी भी प्लांट को खाने लायक बनाने के लिए उसमें टाइम लगता था, क्योंकि सारे जितना भी प्लांट्स थे वो जंगली प्लांट्स थे। उन जंगली प्लांट्स को हम लोग को भी जानवर की तरह ही एक तरह से उसको भी क्वालिटी को चेंज कर दिया उन्होंने। जितना भी सारे थे, सारे के सारे एक जंगली ही प्लांट थे, वाइल्ड प्लांट ही थे, और कुछ पॉइजनस प्लांट थे। तो उसको फिर ऐसा बात नहीं है कि हर एक चीज़ हम लोग खाते थे, या फिर अर्ली मैन भी हर एक जो भी बीज उन लोग को मिल गया वो सारा खाना स्टार्ट कर दिए। नहीं, उनमें से बहुत सारे बीज ऐसे थे जो कि पॉइजनस थे, बहुत सारे ऐसे थे जो हम लोग के लिए हार्मफुल थे। तो उनको ये सोचने में काफ़ी टाइम लगा, समझने में काफ़ी टाइम लगा कि कौन से बीज हमारे लिए सही हैं, कौन सा खाना हमारे लिए सही है। साथ ही साथ एनिमल के भी केस में वही चीज़ हुआ, उन्होंने सारे एनिमल को टेम नहीं कर पाया। जैसे आज हम देख सकते हैं कि शेर को हम लोग पालतू नहीं रखते हैं। शेर हो गया, बाघ हो गया, लेपर्ड हो गया, ये जितने भी हैं वो हम लोग आज वो लोग पालतू नहीं हैं। ओके, डॉग है, बिल्ली है, यही सब आपका पालतू है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगा डोमेस्टिकेशन में। और सबसे पहला जो डोमेस्टिक एनिमल बनाया गया था वो था आपका शीप और गॉट, जो कि दो था हार्बीवियर्स। और सबसे पहला डोमेस्टिकेशन से आपका ग्रेन मिला था, और सबसे पहला डोमेस्टिकेशन ग्रेन आपका था व्हीट और बार्ले, गेहूं और जौ, ये दोनों को सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किया गया था फ्रॉम वाइल्ड प्लांट टू डोमेस्टिक प्लांट। ओके, और हम लोग ये देखते हैं कि जो डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं, जो वाइल्ड से फिर डोमेस्टिक हो गए हैं, उनमें भी कुछ चेंजिंग आ जाता है। उनका जो शेप ऑफ द टीथ है वो छोटा हो जाता है। ओके, उनका टीथ का जो साइज है और शेप भी है वो छोटा हो जाता है उनके प्रीवियस के मुकाबले में जब वो वाइल्ड थे। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जब डोमेस्टिकेशन होता है। ओके, डोमेस्टिकेशन इसलिए भी किया गया क्योंकि वो ऐसे ही ग्रेन को या तो सीड्स को ये एक डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए थे जो कि इजी टू कैरी हो, जिसका स्टॉक बहुत हार्ड हो, वो स्टोर करना उसे आसान हो, और वो बहुत ही कम ही ज़्यादा बन जाए। जैसे आपका राइस है, इतना सा ही राइस आप लीजिएगा, उसको पकाइएगा तो इतना हो जाएगा। तो इसी तरह से, और उसको स्टोर करना भी आसान है, उसका स्टॉक भी अच्छा होता है। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे सीड्स को लिया जो कि इजी टू कैरी हो, इजी टू
उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना आसान हो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, उसका स्टॉक मजबूत हो, ये सब चीज़ आपका डोमेस्टिकेशन में आपका हुआ, जो कि सीड्स, प्लांट्स और एनिमल तीनों के साथ में हुआ था। अगला हम आते हैं ए न्यू वे टू लाइफ। जब यहाँ पर हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन में अर्ली मैन ने वाइल्ड प्लांट को या तो वाइल्ड सीड को फिर बढ़िया सीड में बदल दिया, खाने लायक में बना लिया। तो इस तरह से एक न्यू वे ऑफ लाइफ इनका स्टार्ट हुआ कि अब उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता था। उन्हें अब जानवर भी मिल गए हैं, पेड़ भी मिल गया है, तो अनाज भी अब मिल जाता है आराम से। तो वो लोग जानवर के ज़रिए, एनिमल के ज़रिए मीट, मिल्क, वूल, कॉटन, ये सब कॉटन नहीं सॉरी वूल, मीट, मिल्क, ये तीन चीज़ एनिमल से उनका मिलना स्टार्ट हो गया। और खाने के लिए फूड भी आपका प्लांट से मिलना स्टार्ट हो गया। तो वो इन सब चीज़ों को अब स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ जो एनिमल्स है वो नेचुरली मल्टीप्लाई भी होते रहते थे, उनमें ब्रीडिंग ऑटोमेटिकली ये नेचुरली है कि उनमें होता था। तो इस तरह से वो लोगों ने सीख लिया कि इसका भी नंबर कैसे इंक्रीज़ किया जाए। फूड्स का भी नंबर इंक्रीज़ करने के लिए सीख गए, उसको फार्मिंग करने से एनिमल का नंबर इंक्रीज होता है नेचुरली, जो आप जानते हैं। तो उनका एक न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ कि अब उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आपका सुलेमान और किरथार हिल पर आपका व्हीट और बार्ले सबसे पहले उगाया गया था, ग्रो किया गया था आपका वोमेन और मैन के द्वारा, जो कि आपका पाकिस्तान साइड में आपका पड़ता है, जहां उन्होंने सबसे पहले उगाया था उसे। तो हम लोग ये आपका हो गया डिफरेंट साइड, ये न्यू वे ऑफ लाइफ आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे डिफरेंट साइड विथ फंडेबल आइटम। तो इसके लिए एक लिस्ट है, इसको इरेज करता हूँ मैं, उसके बाद वो लिस्ट में लिख देता हूँ। तो लिस्ट मैंने लिख दिया है। ये कुछ साइट्स मैंने लिखे हैं जिनमें कुछ आइटम्स जो मिले हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाउंड किए हैं उनका मैंने लिस्ट दिया। जैसे बुर्ज होम आपका कश्मीर में है, वहाँ वीट, लेंटिल, शिप का बोन मिला है, गोट का बोन मिला है, डॉग, कैटल और बफेलो का बोन्स मिले हैं वहाँ। फिर आपका चिरांद जो कि बिहार में आपका है, इसमें ग्रीन ग्रैम मिला है, वीट, बार्ले, बफेलो और बुल का बोन मिला है। फिर आपका गुरक्रल है जो कि कश्मीर में आपका है, यहाँ वीट और लेंटिल मिला है, उसका मिला है। फिर हलूर ये आपका कर्नाटका में है, ये इसमें फेवर मिटल, कैटल, शीप, गोट और पिग का बोन्स मिला है, फेवर मिटल का कुछ पार्ट्स मिला है। तो ये कुछ लिस्ट है। एक और लिस्ट है, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर वो लिस्ट भी लिख देता हूँ। आप इसको क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये एक और लिस्ट है। जैसे कोलदेहवा आपका यूपी में मिला है, ये मतलब यूपी में है कोलदेहवा आपका। यहाँ राइस, फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स, मतलब टूटा फूटा एनिमल का बोन्स मिला है यहाँ। फिर आपका महागरा है, ये आपका यूपी में है, यहाँ राइस और कैटल मिला है। फिर एक मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, यहाँ वीट, बार्ले, शीप, गोट और कैटल मिला है। मेहरगढ़ के बारे में मैं कुछ आपको और बताता हूँ कि मेहरगढ़ में आपका हाउस भी मिले हैं, स्क्वायर शेप में और रेक्टेंगुलर शेप में आपका हाउस भी मिले हैं, जो कि उसमें 4 रूम्स होते थे, 4 रूम्स उसमें होते थे, ऐसा वहाँ पे भी मिला है। और साथ ही साथ यहाँ ब्रूइल भी किया जाता था, मतलब जो डेड बॉडीज़ को ब्रूइल करने के लिए भी बहुत सारा अरेंजमेंट होता था। और जो कि मेहरगढ़ में एक आदमी के साथ में एक गोट को भी या फिर मिला है, उसके कब्र में उसका मिला है, खोदने पे मिला है, आदमी के साथ में एक गोट भी था। अर्ली मैन जो हैं, जो कि
लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे, इसलिए वो लोग ऐसा एज्यूम किया गया है कि वो लोग लाइफ को बिलीव करते थे कि आफ्टर डेथ के बाद भी कोई लाइफ है जो कि किसी दूसरे वर्ल्ड में है। तो इसीलिए वो जो आदमी मर जाते थे उनके साथ में कुछ गोट या तो खाने वाली चीज़ें या तो उसके कुछ जो बहुत ही लवेबल थिंग है उसके साथ में उसको दफना देते थे ताकि वो उसको उस वर्ल्ड में भी यूज़ कर सके। तो ये आपका मेहरगढ़ के बारे में हो गया। जहाँ तक हाउस के बारे में बात है तो हाउस डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो जैसे कि गर्मी जहाँ पर गर्म एरिया रहता था वहाँ पर हाउस आपका ग्राउंड के ऊपर ही रहता था, मगर जहाँ ठंडा एरिया है तो वहाँ पर वो लोग ज़मीन के अंदर में रहते थे या फिर किसी गुफा में रहते थे, जिससे उन लोग को उस ठंडा जगह में गर्मी मिल सके, हॉट मिल सके। खोदने पर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजने पर भी जो कुकिंग जो हट्स है, मतलब चूल्हा जो उसको बोलते हैं, चूल्हा भी घर के अंदर में भी मिला है और घर के बाहर में भी मिला है। यानी कि वो लोग अंदर में भी बनाते थे, इंडोर में भी खाना बनाते थे और आउटडोर में भी खाना बनाते थे। हो सकता है कि मेनली वो डिपेंड हो सीज़न पे। तो जब सीज़न अच्छा होता हो तो वो बाहर में खाना बनाते हैं, जब बारिश होती होगी तो वो अंदर में अपना कुकिंग करते होंगे। कुकिंग हट्स जितने भी हैं वो सारा मिले हैं अंदर में भी और बाहर में भी। और वो लोग ठंडे एरिया में वो लोग अंदर डिग करके ज़मीन के अंदर में रहते थे ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। और उस डिगिंग वाले जो जगह है उसमें स्टेप्स बने हुए रहते थे, स्टेप्स नीचे जाने के लिए स्टेप्स बने हुए रहते थे उसमें जाने के लिए। फिर आपका है पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ फेवर मेटल मिला है, ब्लैक ग्राम, कैटल, शीप और पिग का बोन्स मिला है। मेनली इसमें ये सारे नियोलिथिक एज के साइट्स हैं, ये सारे के सारे नियोलिथिक एज के साइट है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये सारे के सारे नियोलिथिक एज से। नियोलिथिक मतलब होता था कि जो पैलियोलिथिक एज में स्टोन बहुत बड़ा साइज में होता था और उसका जो शार्पनेस है वो बहुत ही ज़्यादा उतना शार्प नहीं रहता था, मगर नियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स काफ़ी टाइनी हो गए और साथ ही साथ वो किसी बोन्स से बंधे हुए रहते थे, ठीक ना, और साथ में उसका शार्पनेस भी बहुत ही ज़्यादा रहता था। और इसी नियोलिथिक एज में ही अर्ली मैन मोटर्स और पेस्टल का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था ग्राइंडिंग के लिए। ओके, मोटर्स और पेस्टल का भी यूज़ करना शुरू किया था ग्राइंडिंग करने के लिए, जो कि हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। मगर भले से ही नियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स काफ़ी ज़्यादा हायर क्वालिटी के हो गए, मगर फिर भी पैलियोलिथिक एज का स्टोन टूल्स भी कंटिन्यू में था उस समय भी, मतलब उसको भी वो लोग छोड़ नहीं दिए थे, उसको भी यूज़ कर रहे थे नए वाले के साथ साथ, ठीक। और ये लोग इस समय अब नियोलिथिक एज में ये लोग क्लॉथ्स भी पहनना स्टार्ट कर दिए थे जो कि वूल और कॉटन के बने होते थे। उन लोगों ने क्लॉथ भी पहनना हुआ स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारे आपके नियोलिथिक एज से के साइट्स हैं। और जब आर्कियोलॉजी डिग कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। वो एक लेयर में होता है, ओके। जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है और ये फोर्थ लेयर है। तो जो फोर्थ लेयर वाला होगा ये सबसे पुराना वाला होगा, सबसे पुराना एज का ये होगा ये। इसके बाद एक मोटी मिट्टी का एक लेयर हो, एक सॉइल का एक लेयर होगा। उसके बाद ये थर्ड है जिसमें आपका मान लीजिए कि ये फोर्थ में आपका पैलियोलिथिक एज का आपका मिलेगा। इसमें आपका मेसोलिथिक एज का आपको मिलेगा, इसमें आपका नियोलिथिक एज का मिलेगा। ये सबसे टॉप में आपका अर्ली विलेज या फिर आपका
मॉडर्न सिटी आपका मिलेगा। तो एक लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर पे बनते चल जाता है और बाद में आर्कियोलॉजी जब डिग करते हैं तो जितना अंदर डिग करते जाते हैं उतना ही उनको मिलता जाता है। ठीक, सबसे पहले उनको नियोलिथिक एज का चीज़ मिला छोटा छोटा, उसके बाद उन्होंने डिग किया तो थोड़ा सा और बड़ा बड़ा स्टोन टूल्स मिलना शुरू किया और सबसे और नीचे डिग करते हैं तो और बड़ा बड़ा स्टोन टूल्स उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है और बोन्स भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी से उन्हें पता चलता है कि इतने लेयर तक में, और इसके बाद का लेयर में फिर खोदने पे उन्हें नहीं मिलता है कुछ भी। मेनली आर्कियोलॉजी डिग कहाँ पे करते हैं? मेनली अर्ली मैन रिवर के नज़दीक में ही रहा करते थे, तो मेनली रिवर के नज़दीक में डिग करेंगे तो बाई चांस आपको भी मिल जाए। तो इसी तरह से आर्कियोलॉजी डिग करते थे और उन्हें पता चलता था कि कहाँ पर कौन से अर्ली मैन, किस एज के अर्ली मैन रहा करते थे, तो इस तरह से उन्हें पता चलता है। तो ये आपका डिफरेंट साइट्स ऑफ फंडेबल आइटम मैंने लिखा दिया। तो मैं अब चलता हूँ अदर कस्टम एंड प्रैक्टिस पर। जब कोई एक फार्मिंग जो फैमिली है, 2, 3 या तो 4 हैं, जब सब एक साथ में मिल करके रहते हैं लिविंग टुगेदर, तो इस ग्रुप को ही ट्राइब्स बोलते हैं। वही आपका है अदर कस्टम और प्रैक्टिस। मतलब ये जो ट्राइब्स हैं उनका एक अलग तरह का कस्टम होता है, अलग कल्चर होता है, अलग प्रैक्टिस उन लोग को होता है, अलग ट्रेडिशन होता है, सब चीज़ अलग होता है। वो उन लोग का गॉड एंड गॉडेस भी अलग होता है, मगर साथ ही साथ वो जो चीज़ अर्ली मैन करते थे वही वो लोग भी करते थे। वो लोग भी हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, कुकिंग, डांसिंग, फार्मिंग, ये सब वो लोग भी करते थे। ये ट्राइब्स आज भी पाए जाते हैं इंडिया में, बहुत सारे एरिया में आपके पाए जाते हैं। जैसे हो गया आपका झारखंड में भी पाया जाता है, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं। तो आपका अदर कस्टम और प्रैक्टिस भी मैंने बता दिया, ये मेनली ट्राइब्स के बारे में था। ओके, ट्राइब्स के बारे में। इन लोगों को म्यूज़िक, पेंटिंग सब चीज़ आता था, आज भी आता है। अलग तरह का इन लोग को गॉड एंड गॉडेस होता है, आप लोग को पता होगा। आगे के चैप्टर में इसमें फुल डिस्कशन होगा। आगे हम आते हैं दोजाली हांडिंग में। ये एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है ये। ओके, ये दोजाली हांडिंग आपका ब्रह्मपुत्रा वैली के नज़दीक में है और चाइना से म्यांमार का जो रूट जाता है उसके नज़दीक में ये आपका पड़ता है दोजाली हांडिंग। यहाँ से भी बहुत सारे चीज़ मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, मोटर्स मिले हैं, पेशल मिले हैं। इसका मतलब कि वो लोग वहाँ पर फूड प्रिपरेशन करते थे। ओके, और साथ ही साथ एक डिफरेंट टाइप का स्टोन मिला है, जेडाइट, जेडाइट। ओके, जेडाइट, JADEITE, जेडाइट। एक डिफरेंट टाइप का स्टोन मिला है यहाँ दोजाली हांडिंग में। मेनली ये स्टोन आपका चाइना में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि द अर्ली मैन हैज़ बीन ब्रॉट दिस स्टोन फ्रॉम द चाइना। इट मीन्स ऑन द टाइम ट्रेडिंग वाज ऑल्सो गोइंग ऑन। ओके, ट्रेडिंग भी उस समय होता था, इसका मतलब तभी वो ये जो स्टोन है वो चाइना से यहाँ पाया गया है। दोजाली हांडिंग आपका असम में है, ये आपका असम में ये है, ब्रह्मपुत्रा वैली के नियर में है और चाइना से जो म्यांमार का जो रूट जाता है उसी में ही ये आपका है। तो ये चैप्टर आपका अब कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।